हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर था उसका पार्ट 3 और लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये शुरुआत करते हैं। इस पार्ट में हम माइक्रो फाइनेंस से चीजों को शुरुआत करेंगे। तो ये माइक्रो फाइनेंस क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे। देखिए जो ये सोशल सेक्टर है, अच्छा सोशल सेक्टर क्या है, इसके बारे में बैकग्राउंड क्या है, चीजें क्या है, तो प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो उसके बाद समझिए चीजों को कि भाई जो सोशल सेक्टर होता है उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ऐसे सेक्टर्स की भाई चीजें जल्दी जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाते। पैसा वैसा इनको जो जरूरत पड़ती है वो इसके थ्रू नहीं मिल पाता, प्रॉपर बैंक्स के थ्रू, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू। तो होता क्या है कि ऐसे केसेस में भाई उनको काफी पेपर वर्क देना पड़ता है, काफी चीजों से वो मात खा जाते हैं, डॉक्यूमेंट इतनी जितनी जरूरत होती है उनके पास नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे बांग्लादेश से उत्पन्न हुआ है उससे लिया है। और अगर हम कहें तो किसके द्वारा पायनियर करा गया है, मोहम्मद यूनुस जी के द्वारा, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। इन्होंने काफी ज्यादा सक्सेसफुल जो है ये लास्ट जो यूनिट होते हैं इकोनॉमी के, वहां तक पहुंचने में काफी ज्यादा मददगार हुए थे। ये चीजें बेस लेवल से शुरू होंगी तभी ही ऊपर तक जाएंगी। तो मामला इसके अंदर क्या था, हमारे भारत में अगर मैं बताऊं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसे हम लोग SHG बोलते हैं, ये मूवमेंट 1992 में शुरू हो गया था। किसके अंदर शुरू हुआ था, नाबार्ड के अंदर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसमें जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट था बैंक्स वगैरह का भी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम के अंदर क्या करा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम जो क्रेडिट थी इसे लिंक कर दिया गया था सेविंग से, और फोकस किस पे डाला था, कैपेसिटी बिल्डिंग पे। इसमें इंटरेस्ट रेट काफी कम हुआ करता था, इंटरेस्ट रेट बच्चों था सिर्फ 8 से 10% का, है ना। और मंथली पेमेंट भी हुआ करता था। और मंथली रिपेमेंट जो था वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की थी, किसी इंडिविजुअल की नहीं थी पैसा वैसा लौटाने की। तो काफी अच्छा था ये। और अगर हम अभी बताएं आपको तो करीब 90 मिलियन हाउस होल्ड जो है वहां तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो फैसिलिटी है वो पहुंची है। और इसने क्रेडिट करीब 25,000 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट भी प्रोवाइड करा है। तो काफी अच्छी चीज की है, क्योंकि देखिए किसी पे प्रेशर बनाओगे अगर आप बड़ा बड़ा इंस्टॉलमेंट देने के लिए करोगे तो भाई चीजें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन चूंकि आसानी से बिना प्रेशर बनाए चीजें दी गई, पैसा दिया गया, तो पैसा वापस भी आसानी से मिला। अब यहाँ समझिए कहानी शुरुआत करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और लोन वगैरह देंगे, पैसा देंगे। काफी हाई इंटरेस्ट रेट होता है इनका, ये समझिएगा। पैसा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, बट उससे कम होता है जितना एक मनी लेंडर देता होगा। समझते हैं, मनी लेंडर जो आज के ब्याज पे पैसे चलाते हैं गांव वगैरह में, उनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, बीच में घपला बहुत करते हैं। हालांकि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के भी क्रेडिट रेट बहुत हाई होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उससे तो कम ही होते हैं। समझ रहे हैं, कुछ तो पैसा बच रहा है यहाँ। तो ये जो MFIs थे, मतलब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे, ये इंडिया के अंदर आए और सरकार ने 2003 के बाद इस पे ध्यान दिया। और अगर हम अभी देखें तो पिछले 7 सालों में, अगर हम ऐसे 17 सालों में देखें तो सरकार ने काफी ज्यादा इसका उपयोग भी करा है। ये 30 मिलियन लोगों तक पहुंचा है ना। और क्रेडिट करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का इसने क्रेडिट भी दिया है। तो बहुत अच्छा खासा इनका पार्टिसिपेशन रहा है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, इनके साथ भी इन्होंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करा है माइक्रो फाइनेंस में इंडिया में, है ना। तो काफी ज्यादा इन्होंने कंट्री को सशक्त बनाने की काफी कोशिश करी है कि ऐसे लोगों तक पैसा पहुंचाने की कोशिश करी है जो जहां तक जो है बैंक नहीं पहुंच सकते। और जो मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंस थी, भाई गांव वगैरह के लोग क्या करते हैं, मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, भैया तुम जितने में दे रहे हो उतने में हम पैसा ले लेंगे। तो वो भी काफी कम हुई, काफी अच्छी कोशिश करी इन्होंने। लेकिन अभी देखिए कुछ बहुत अच्छाई के साथ कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्पेशली आंध्र प्रदेश वगैरह में देखें तो एक नया आपको नए तरीके से इसको देखते हैं, समझाते हैं आपको। कुछ चीजें यहाँ पे इश्यूज भी क्रिएट कर रही हैं इनके अंदर। जैसे कि पहला ये बच्चों की, इनका देखिए मेन मोटिव क्या है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लेना, मतलब प्रॉफिट का बहुत मेन मोटिव है इनका, और हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं। बट स्लाइटली आप कह लो कि भाई मनी लेंडर से कम है, लेकिन है तो हाई ना यार, है तो हाई। दूसरी बात ये कि ये
ऐसी जगहों पे तो पहुंचते हैं जहां बैंक नहीं पहुंच पाता, वहां पैसा भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो बैंक एफर्ट लेता है उसे इग्नोर कर देते हैं ये, है ना। मतलब अगर हम देखें तो भाई एरियाज में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बैंक को तो इज्जत दो, वो भी अलग चीज है कि हम ही हमें वाला सीन हो जाता है। तीसरी बात ये, जो मनी लेंडिंग ऑप्शंस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है, काफी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काफी इजी हो जाते हैं और इनसे काफी पैसा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग ले लेते हैं, और इसी वजह से काफी उनके ऊपर डेप्थ का बर्डन भी हुआ जा रहा है बोरोवर्स पे। और भी कुछ प्रॉब्लम है, काफी अग्रेसिव है, ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड लोन देते हैं, प्रोडक्टिव ओरिएंटेड जो है वो काफी इनका कम होता है। मतलब जैसे प्राइवेट बैंक का नहीं होता है ना, कंज्यूमर लोन देते हैं, है ना, और अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ध्यान सिर्फ उनका ये रहता है कि हम बस पैसा दें और ज्यादा से ज्यादा ले लें। ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट कम हो, प्रोडक्टिव चीजें हो कि इससे कुछ बना सकें, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, बस कंज्यूमर लोन जो पेयर मिलता है ना हाई हाई रेट्स पे, तो इस तरीके से यही काम करते हैं। तो अभी सरकार को सोचना चाहिए, कुछ रेगुलेशन वगैरह देखा सरकार ने कि भाई देखो भाई कुछ ये फायदा उठा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसलिए सरकार ने इनकी तरफ सोचा और कुछ इनको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस भी ली। और बड़े लेवल पे देखें तो नेशनलाइज बैंक को इनको जो है इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके अंदर जो भी ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं ना, इसकी जगह पे हमें नेशनलाइज बैंक सरकार को किसी तरीके से इनकी जगह पे लाना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते दामों में क्रेडिट देंगी तो काफी बेनिफिशियल होगा, है ना, काफी अच्छा होगा, उनके थ्रू होकर आएगा तो काफी अच्छा होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। क्योंकि देखिए सोशल सेक्टर का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर सोशल सेक्टर का ध्यान नहीं रखा आपने तो समाज को आप उठा नहीं पाओगे, इकोनॉमी को आप उठा नहीं पाओगे, समझ रहे हो, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते एक बहुत फेमस स्कीम के बारे में बात करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, काफी सारा हेल्पफुल। अब तो सरकार के ये भी कह दिया है अगर कोई बैंक आपको मना करता है देने से तो सीधा हमें कंप्लेन करिए, क्योंकि ये योजना बहुत ही अच्छी है। गवर्नमेंट ने इसको 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और लोन इसमें 10 लाख रुपए तक का जाएगा, नॉन कॉर्पोरेट को, नॉन फॉर्म को, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस को। तो अब देखते हैं, आप जानते हैं इसमें कि शिशु, किशोर और तरुण, शिशु में 50,000 रुपए तक का, फिर आपका किशोर में उससे ज्यादा, फिर तरुण में 10 लाख के ऊपर, तो यहाँ चीजें जो है वो बढ़ती जाती हैं लोन में, और इतने रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा जाता है मुद्रा लोन्स के अंदर। लोन्स कमर्शियल बैंक देते हैं, आरआरबीस मतलब रीजनल रूरल बैंक देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह और एनबीएफसी वगैरह, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह जो है मुद्रा वगैरह जो है देती प्रोवाइड करती हैं। और मैंने आपको बताया ये 3 प्रोडक्ट के अंदर रखे जाते हैं। शिशु मतलब छोटा सा लोन 50,000 रुपए तक का, फिर आपका किशोर आ जाता है ना, उसके बाद तरुण आ जाता है और बड़ा, तो इससे काफी फायदा है, कभी काफी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। अब इस जैम की बात करेंगे, है ना, स्प्रेडिंग जैम अक्रॉस इंडियन इकोनॉमी। जैम क्या है, तो जन धन आधार मोबाइल, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। जे से होता है जन धन, ए से होता है आधार और एम से होता है मोबाइल। तो तीनों के बारे में कुछ जानते हैं, तो काफी बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और रियल टाइम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का होता है सीधा अकाउंट में पैसा डालना, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो गरीब इंसान है उनकी काफी मदद हो रही है, क्योंकि बिचौलिया बीच में पड़ते थे। अब मान लो सरकार ने किसी गरीब को 500 रुपए दिए हैं, तो जब तक के लिए उसके तक पहुंचे थे तब तक वो 200 से 300 ही बचते थे, कह रही सरकार ने ये ले लिया, ये यहाँ कट गया, ये बाबू ने खा लिया, ये किससे खा लिया, उसने खा लिया, ऐसा हो जाता था। अब सरकार सीधा उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालती है, तो पूरा पूरा पैसा बेचारों को मिलता है, तो काफी अच्छा था। और इसीलिए इसको ट्रिनिटी कहते हैं, जैम, जन धन आधार मोबाइल। ये सरकार ने इम्प्लीमेंट करा, और पिछले सालों में हमने देखा कि काफी अच्छी इसकी कवरेज रही। 4 मिलियन अकाउंट पर वीक खोले गए हैं, कई सारे मोबाइल ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया गया है, काफी सारे कैश ट्रांसफर्स हुए हैं, तो काफी अच्छा रहा है ये। और बहुत बड़े लेवल पे रियल टाइम जो है डेटा भी है ना, तो सरकार के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो रहे हैं, प्रोग्रेस भी हुई पिछले कुछ सालों में इसके थ्रू। तो देखिए ये जो ट्रिनिटी है जनधन आधार मोबाइल की, इसने सरकार को इम्प्लीमेंट करी है। डायरेक्ट बेनिफिट वाली जितनी स्कीम थी, जिसमें मान लीजिए सरकार ने कहा कि हम किसान को जो है वो 6,000 रुपए देना चाहते हैं, हर 4 महीने में 2,000 देंगे, ठीक है। कौन सी स्कीम है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने पार्ट 2 में आपको बताई है ये। तो अब मान लीजिए कि सरकार देना चाहती है इस तरह के पैसा किसान को, तो सीधा ठीक है उसका अकाउंट नंबर लिया, उसकी पूरी डिटेल ली और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो पूरा पैसा भी उसको मिल गया, उसको भागना नहीं पड़ा, निकालना सिर्फ जाना है, बस खत्म। तो कोई लफड़ा, कोई चोरी चमारी का कोई बीच में रोल नहीं रह गया है ना। अब जो रिक्वायरमेंट है, अगर सरकार चाहती है ट्रांसफर करना 1,000 रुपए हर एक इंडियन को
कल की डेट में अगर चाहे तो सरकार जो है वो समझ जाएगी किसको किसको देना है पैसा, क्योंकि गरीबों ने ही जनधन के अंदर अकाउंट खुलवाया है। दूसरी बात, सरकार ट्रांसफर कर सकती है आराम से इन बेनिफिशियरीज को पैसा। और तीसरी बात कि ये इजिली अपना पैसा निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अगर हमको पता है गरीब कौन है जिसको पैसे की जरूरत है, तो हम आसानी से उसका नाम नंबर निकालेंगे, उसमें पैसा डाल देंगे। जैसे पैंडेमिक के टाइम पे आया था ना पैसा 500-500 रुपए, तो पता चल गया था ना। अगर ना पता होता तो कहाँ से निकालते बेचारे जाके। तो भाई कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे कहीं एरर हो जाता है या इंक्लूजन नहीं हुआ किसी के नाम का, तो वहां पे बेचारों का थोड़ा लॉस हो जाता है ना। तो अगर जेन्युइन बेनिफिशियरीज नहीं समझ में आए तो फ्री फंड का पैसा इधर उधर चला जाता है। तो सरकार को बस इतना करना चाहिए कि गलतियां ना हो, एरर्स ना हो, ऐसा काम करे। अब बात आती है कि इसके कुछ चीजों के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, है ना। तो कुछ कंपोनेंट्स क्या है इस जैम के, वो आइए आपको समझाई जाए। बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से समझिएगा। तो पहला है, जब गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, सरकार जब पैसा दे रही है जिसको जरूरत है, तो देखिए अब सरकार को डेटा की जरूरत पड़ेगी कि किसको पैसा देना है किसको नहीं देना है। बट ये डेटा कितना सही है कितना गलत है इस बारे में तो भैया हमको पता नहीं। अब देखो, आधार जब आया था तो उसके पहले की बात हम करते हैं। आधार के आने के पहले क्या था कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, बीपीएल कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते थे कि कौन इंसान है कौन नहीं है, जिसको दें कैसे दें। अब ये सारी चीजें तो ये भी हो सकती है पॉलिटिकली इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो और उल्टा सीधा भी बनवाया गया हो, है ना। अपनी मनमर्जी से जहां चीजें जो है वो बदल दी गई हो। लेकिन अब चूंकि ह्यूमंस का काम ही खत्म हो गया है, सीधा ऑनलाइन बात हो गई, वर्चुअल आईडीज हो गई, आधार बन गया है, तो काफी इजी हो गया है लोगों तक पहुंचना। और बिचौलिया ह्यूमन के फॉर्म में खत्म हो गए हैं। तो काफी अच्छे लेवल तक लोग कि 210 मिलियन आप समझ रहे हैं आधार कार्ड बनवाए गए हैं 2015 में ही, है ना। तो इससे क्या है कि भाई 4 मिलियन कार्ड पर वीक बनवाए गए थे बाद में। भाई इससे फायदा ये है कि भाई ऑनलाइन चीजें हो रही हैं तो बीच में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है लोगों का। जब इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो करप्शन कम है। जैसे कि हम दुबई में देखते हैं कि भाई इंसान को उन्होंने इन्वॉल्वमेंट ही बहुत कम कर दिया है, ना इन्वॉल्वमेंट होगा ना करप्शन होगा। दूसरा ये रहेगा, जब गवर्नमेंट जो है वो बैंक से रिश्ता रखे, यहाँ पे गवर्नमेंट टू बैंक अगर हम बात करें तो चैलेंज ऑफ पेमेंट आता है। देखिए बेनिफिशियरी हम देख लिए किसको किसको जरूरत है, पैसा किसको देना है हम समझ गए। लेकिन सरकार जो है वो ट्रांसफर करेगी मनी, उनको पैसा तो देगी ही देगी, और उसके लिए उनको उनके अकाउंट नंबर सरकार को जरूरत होगी, अकाउंट नंबर की। अब देखिए यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई थी, ये दिक्कत हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना में बहुत सारे खुलवाए गए थे, 120 मिलियन अकाउंट खुलवाए गए थे, है ना। और बहुत इसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, 3 लाख अकाउंट पर डे खोले गए थे। तो जन धन जो इतना बड़े लेवल पे खुला था, इसने कितने रिकॉर्ड भी खोले थे, तब भी अभी भी यहाँ पे ज्यादातर स्टेट में अभी भी ये सही से नहीं पहुंचा है ना। तो काफी गलत भी हुई चीजें, है ना। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो जिनके पास भी जिन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाया था उन तक नहीं पहुंच पाया। तो लेकिन फिर भी बहुत सारी कोशिश करी गई कि वहां तक पहुंचाया जा सके। तो जनधन के पहले तो चीजें बिल्कुल ही खराब थी, लेकिन हाँ चलो कुछ लेवल तक हुआ। अब और भी जरूरत है कि जो भी इस जैम के बीच में चीजें आ रही हैं उनको हटाया जाए, सॉल्व करा जाए। तो सेकंड हमने बताया सरकार और बैंक वाला रिश्ता। अब उसके बाद तीसरा जो आता है कंपोनेंट वो होता है बैंक टू बेनिफिशियरी। अब सरकार से बैंक तक पहुंचा, बैंक से अकाउंट नंबर सरकार ने लिया, और उसके बाद अब बैंक ने बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफर करा। तो ये एकदम आखिरी हो गया ना जब लोगों को पैसा पहुंच रहा है। फिर समझिएगा, सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, सरकार से बेनिफिशियरी मतलब उसको देना है सरकार को। दूसरा क्या था, सरकार से बैंक मतलब गवर्नमेंट टू बैंक। और तीसरा क्या था, बैंक टू बेनिफिशियरी। तो ऐसा कुछ मामला था तीनों। तीसरा वाला जो होता है बैंक टू बेनिफिशियरी, यही आखिरी होता है। तो गांव वगैरह में देखें तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो 27% जो हमारे गांव है उनके पास बैंक है ना। और बैंक वो भी सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही है। तो 5 किलोमीटर भी बहुत होता है, उसके अंदर अगर कोई एक बैंक है तो ऐसे भी सिर्फ और सिर्फ 27% ही हमारे यहाँ विलेजेस हैं। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आरबीआई ने क्या करा था बच्चों, 2015 की बात है, इसमें 23 नए बैंक को लाइसेंस दे दिया गया था, है ना। जिसमें कि 2 यूनिवर्सल बैंक थे, कुछ 11 पेमेंट्स बैंक थे। देखते पेटीएम वाला भी जो है आजकल पेटीएम पेमेंट ही बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह लेकर आए ताकि हम पूरी कंट्री में छोटी जगहों पे भी पहुंच सके, इंडिया को मजबूत बना सके। तो ऐसी कुछ ठीक थी। तो इंडिया को इन सारी चीजों का जो मोबाइल वाला काम है वो अब तो धीमे धीमे इंडिया की रूह में घुस रहा है धीमे धीमे। और अब बेनिफिशियरी भी समझ रहे हैं, फूड सप्लाई को लेके, राशन शॉप्स को लेके।
तो अब चीज़ों जान रहे हैं धीमे धीमे, तो काफ़ी अच्छा है ये। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए हमें सारी दिक्कतों को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दिक्कतें इसमें होंगी तो सही से हम इस सोशल सेक्टर स्कीम को पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इन जो भी प्रॉब्लम है, जो जैम की स्कीम के अंदर, जैम की चेन के अंदर रुकावट बनती है, रोड़ा बनती है, उन्हें यहाँ पे दूर करने की जरूरत है। तो जैम के बारे में बात कर ली हमने। अब बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझको ये क्यों कि देखिए हर इंसान का दुख हटाना है तो पैसे की बहुत जरूरत है। और एक एजेंसी हॉलमार्क उसका यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बहुत सारी चैलेंज जो है लाइफ में इम्प्लीमेंट करी गई, स्पेशली ये कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये करी जाए, रिप्लेसमेंट ना हो, जो भी खुद का एंटी पॉवर्टी या सोशल प्रोग्राम है उसका रिप्लेसमेंट ना हो, कि इस समय जो प्रोग्राम चल रहे हैं है ना, गरीबी हटाने के लिए कोई सोशल प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बदले यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले जाई जाए, ऐसा ना हो, बल्कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक एक्स्ट्रा चीज हो, एक एड ऑन के तौर पे लाई जाए, ऐसी बात कही जा रही है। अभी बताएंगे क्या होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, परेशान ना होइए। और ऐसी कुछ बातें हैं। तो देखिए अगर हम देखें यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, तो भाई ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छी क्यों है? क्योंकि ये स्टेटस एक इंसान का इम्प्रूव करती है। कि होती क्या है, ये एक सरकार का प्रोग्राम है जिसमें हर एक अडल्ट सिटीजन जो है उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा मनी दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। देखिए गोल क्या होता है बेसिक इनकम का, कि भाई देखिए पॉवर्टी को हटाना है ना, और दूसरे जो नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना, जिसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रही है। देखो समझो इस चीज को, आप ऐसे समझो आप कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है चीजों की, और उनके पास पैसा भी नहीं है खाने को, तो भाई वो और ज्यादा गरीबी को बढ़ावा देंगे ना, कुछ भी खा लेंगे, भीख मांगने लग जाएंगे। लेकिन अगर सरकार कुछ एक सेट अमाउंट उन लोगों को देना शुरू कर दे, तो पहली चीज तो वो थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा बहुत स्पेंड करेंगे, और उससे प्रोडक्शन इकोनॉमी भी रेगुलेट होती रहेगी, और उनकी भी थोड़ी हालत अच्छी होगी तो वो जब खाना पीना खाएंगे, थोड़ी हालत अच्छी होगी तो काम करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसा तो होगा, और पैसे की लालसा में और अच्छा और कमाते हैं, इस लालसा में वो और कमाना चाहेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ अच्छा चलता रहेगा अगर हम ये बात करें इसके अंदर। तो ये बेनिफिट्स होते हैं कुछ यूबीआई के। और इसमें क्या होता क्या है कि सरकार कुछ एक सेट अमाउंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे बंदे को या बंदी को, जो भी है एडल्ट सिटीजन को, ट्रांसफर किया करती है। समझ रहे हैं? तो ये गरीबी से उठाने के लिए सरकार कदम उठाती है। अब इसके अंदर हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यूबीआई के। तो अगर हम बात करें तो अच्छा खासा प्रोग्रेस है, पॉवर्टी को 70% से कम करने के बाद ही, इंडिपेंडेंस के बाद करीब 22% 2011-12 में अगर हम देखें कि भाई उस समय जो थी, हम सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। तो देखिए यहाँ पे 70% थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी पॉवर्टी, हमारी जो गरीबी थी, 70% करीब आदमी रहते थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और ये 22% हो गया था 2011-12 में। ठीक है, ये बात हमें किसने बताई थी? तेंदुलकर कमेटी ने हमें बात बताई थी। ठीक है, तो ये सेफली कहा जा सकते हो कि वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई इज अबाउट अ लॉट मोर देन बीइंग एबल टू इम्बाइब अ फ्यू कैलोरीज। हर एक इंसान की आंखों से आंसू मिटाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये देखें कि सिर्फ हम किसी को पेट भर रहे हैं, तो पेट भरना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के सारे दुख दूर हो वो सब कुछ होता है ना। तो महात्मा गांधी जी ने इस बात को समझी थी, बहुत ही अंदर तक समझी थी, है ना। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई इंसान की खुद की इज्जत वाली बात भी होती है। किसी को अगर तुम दो गाली बक के और थाली में खाना दे दो, आप ऐसे समझो थाली में खाना पकड़ा दिया आपने और चार गालियां बक दी उस ऐसे इंसान को, तो क्या होगा? वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान उसको खा तो लेगा कि उसको भूख लगी है, लेकिन उसका जमीर जो है वहां पे मर जाएगा। तो समझ रहे हैं ना? तो जब तक के लिए किसी इंसान की आंखों में दुख है, वो अगर परेशान है, सफर कर रहा है, तो काम हमारा खत्म नहीं होगा तब तक के लिए। ये बात नेहरू जी ने कही थी। समझ रहे हैं? और ये बात हम देख रहे हैं कि 70 सालों के बाद, आज हम देखते हैं इंडिपेंडेंस से 70 सालों के बाद, ये बात बहुत हद तक सच भी है ना। तो यहाँ पे अच्छी पॉलिसीज को लाया भी जा रहा है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, पूरे अराउंड द वर्ल्ड लाई जा रही है ना। इसके यूबीआई जो है, इसके देखिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपको ये हम बताते हैं। यूनिवर्सैलिटी, अनकंडीशनलिटी एंड एजेंसी, है ना। तो देखिए एजेंसी सपोर्ट होता है, कैश ट्रांसफर कर दो तो भैया इससे इज्जत भी नहीं जाएगी, उसकी मर्जी से काम भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ भैया आइए यहाँ आइए तब आपको बेइज्जत करके पैसा देंगे, है ना। सीधा सीधा अकाउंट में पैसा आ गया, उसने यूज कर लिया, तो उसकी बेइज्जती भी नहीं हो रही है।
कोई ऐसी कंडीशन ना हो, है ना, ऐसा भी हो, और सबके लिए एक जैसी हो। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसीलिए नाम है। वर्क हार्ड एंड कीप हाफ, तो ऐसा होता है यहाँ पे, थोड़ा सा एक इमेज, थोड़ा सा sarcastic चीज दिखाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ कॉन्सेप्शनल या फिलोसफिकल केस की, यूबीआई के अंदर, है ना, फिलोसफी की अगर हम यहाँ झाड़ ले थोड़ी सी, तो ये इनकम जो है ये थोड़ा सा हमें सोचने में मजबूर करती है, सोशल जस्टिस को लेके भी और प्रोडक्टिव इकोनॉमी को लेके भी। अब समझिएगा यहाँ पे हम किसी के साथ अच्छा तो कर रहे हैं उसको पैसा देके, लेकिन एक तरीका ये भी बन जाता है यहाँ पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस इंसान को निठल्ला बना रहे हैं, काम करने से उसका मन चुरवा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है, जैसे बाकी सारे राइट्स हमको दिए गए हैं, वैसे ही यहाँ पे ये भी अनकंडीशनल हो, यूनिवर्सल होनी चाहिए। हर एक इंसान जो है उसके पास ये हक होता है कि उसके पास इतने तो पैसे हुई कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि एक देश का वो नागरिक है। एक देश का नागरिक होने के नाते उसके पास इतना हक होता है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो यही एक वजह है कि हम यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जो है वो जरूरी समझते हैं। आइए कुछ वजहें और भी जानते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। देखिए पहली बात ये कि सोशल जस्टिस, तो समझ रहे हो आप कि हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, नॉन एक्सप्लॉइटिव है, किसी को बर्बाद नहीं कर रही है, इज्जत से वो पैसा पा रहे हैं, इज्जत से इक्वालिटी उनके अंदर आ रही है, बेचारे गरीब बिल्कुल वो से नहीं हो रहा है। अब सरकार जो फालतू फालतू इधर उधर मान लीजिए कोई स्कीमें ट्रांसफर कर दे रही है, उससे भी पैसा बच रहा है, सीधा यहाँ पे इंसान को मिल गया, इंसान जैसे चाहे वैसा खर्चा करे, है ना। तो ये काफी अच्छा है, काफी प्रोडक्टिविटी देगा ये आगे आने वाले समय में, कि इंसान, वही मैंने बताया ना कि आपके पास सपोज करो 500 रुपए हैं, अब आपको लगता है कि हम और अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, तो अब आप चाहोगे, अगर आपकी हेल्थ वगैरह अच्छी हो जाएगी, खाना पीना में आपकी रोक नहीं लगेगी, तो आप थोड़े टाइम बाद क्या करोगे, चाहोगे कि मैं थोड़ा सा और काम करूं तो हमारे पास 1000 आने लगे, 2000 आने लग गए। तो पहला फायदा ये सोशल जस्टिस होगी। दूसरा ये रीजन है इसको लाने का, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी काफी कम होगी इससे, है ना, कि भाई देखो सीधा सीधा पैसा मिल गया इंसान को, उसने अपना काम करा, उससे वेलफेयर काफी हुआ सोसाइटी का। तीसरी बात एम्प्लॉयमेंट, तो यूबीआई देखिए क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो काफी जरूरी होती है ना, कुछ पैसा तो चाहिए चाहिए। अब लेकिन नई नई ये भी होती है, ये यूबीआई जो है वो नई मार्केट कंडीशन खोलती है, जो लोग हैं वो इंगेज करने की कोशिश करते हैं, है ना, और उनको अब देखिए, अब होता क्या है ना कि जैसे अभी मान लो कि आप की जो योग्यता है वो आपकी, मतलब जितना आप सोचते हो कि आपकी जो एफिशिएंसी है या की कैपेसिटी है वो 10,000 रुपए कमाने की है ना, एक आपकी बात कर रही हूँ मैं, है ना, गरीब आदमी जैसे मान लीजिए कि है, वो कह रहा है कि 10,000 रुपए हम कमा सकते हैं। अब आप किसी जॉब करने के लिए गए तो उसने कहा कि हम 6,000 देंगे, तो आप थोड़ा रुके रहते हो कि अरे यार छोड़ो, अभी 6,000 मिल रहे हैं और नौकरियां देखें। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप एक तरह से बेरोजगार हो, आपका खुद का सैलरी भी जा रहा है, आपका खुद का पैसा भी खर्चा हो रहा है, आप परेशान भी हो। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम से ये फायदा होता है कि जैसे कोई गरीब आदमी है, उसको पता है कि हमको 500 रुपए तो मिल ही रहा है महीने का, अब अगर हम 1,000 रुपए में भी काम कर रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है मेरे लिए, तो हम 1,500 रुपए वाले काम के पीछे नहीं भागेंगे, 500 चलो हम यहाँ से कवर कर लेंगे, 1,000 हम यहाँ से कवर कर लेंगे, तो काम करने के लिए मोटिवेशन आता है। और उसके बाद एक रीजन ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का, कि देखिए हमारे भारत में क्या है कि यूबीआई के केस में अगर हम देखें तो अभी देखिए जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं सोशल वेलफेयर के लिए, वो खासी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, इतनी दिक्कतें नहीं हुई, और बहुत सारे गरीब इंसान इससे वंचित भी रह रहे हैं। ये जो जैम थी जनधन आधार मोबाइल वाली, है ना, इसको भी अडॉप्ट करा गया, इससे भी काफी अच्छा तरीका, काफी फायदा इसको मिला। और आधार को भी इस तरीके से डिजाइन करा गया कि बड़े लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें आधार के थ्रू, है ना, और इसमें बीच में लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो कोई बिचौलिया नहीं होगा, तो करप्शन नहीं होगा। और हमारे लिए देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम से हमारा कुछ कम नहीं होगा, हमारा फायदा ही होगा, है ना। इसको आप रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तौर पे ना लें, एक्स्ट्रा ही दें, अच्छा साबित होगा। दूसरे पब्लिक गुड्स भी यहाँ पे जो है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करेगी भी सरकार, और स्टेट वेलफेयर भी अच्छे से हो सकेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर आती हैं। फिर इसी के अंदर एक चीज और अगर हम आपको बताएं तो कॉन्सेप्चुअल केस अगेंस्ट यूबीआई, तो हमने बात करी कि अगर हम फायदे क्या क्या है ना, अगर हम फिलोसफिकल केस फॉर यूपीआई, हर चीज के फॉर और अगेंस्ट दो चीज होती है ना, ये तो यूपीआई के बेनिफिट्स एक तरह से हो गए। अब अगर हम अगेंस्ट यूपीआई की तरफ जाएं, अगर हम इसके कुछ खिलाफ चीजें देखें, तो देखिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3 चीजें हैं, है ना, जो ऑब्जेक्शन लगाती हैं इस यूबीआई को लेके, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके। वो क्या है, पहली ये है कि देखिए इंसेंटिव जो कि काम के लिए है वो कम हो गया। देखिए
जो लेवल है बेसिक इनकम का, ये ऐसा हो रहा है कि भाई देखिए मिनिमम गारंटीज बेस्ट हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भीड़ यहाँ पे आना शुरू कर देगी। समझ रहे हो, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो कि काम ना करना पड़े, नो वर्क फ्री स्टफ, फ्री में जाना शुरू कर देंगे कि बस अब तो पैसा मिल ही रहा है, काहे के लिए काम करो, हटो यहाँ पे बैठे हो आराम से खाओ। आदमी को आलसी बना देगी, लेजी बना देगी। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है, ठीक है। और ऐसी सब चीजें हैं। दूसरा ये है कि इनकम जो है वो क्या एम्प्लॉयमेंट से हटानी चाहिए, मतलब जो आपका जो सही से अगर देखें इकोनॉमिक आंसर ये है कि टू दिस कंसर्न इज दैट सोसाइटी ऑलरेडी डज दिस बट लार्जली फॉर द रिच एंड प्रिविलेज। समझिए कंसर्न ये है, शुड इनकम बी डीअटैच्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, any society where any form of inheritance or accepting non-work related income is allowed ऑलरेडी डी अटैचेस इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ऐसी कोई भी सोसाइटी जहाँ पे किसी भी तरीका अगर आपको जायदादी वगैरह मिल रही है ना कहीं से, या नॉन वर्क रिलेटेड इनकम आ रही है जिससे आप काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैसा आ रहा है उससे, तो इसका मतलब तो ऐसी सोसाइटी में जो इनकम है उसे एम्प्लॉयमेंट से हटा दिया जाता है। तो अगर छोटी सी इनकम आप कहीं पे पा रहे हो तो स्टेट इकोनॉमिकली या मॉरली प्रॉब्लम में आ जाएगी, है ना। कि मतलब बंदा यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा है, ऐसे समझिए। इतने सारे लोगों को अगर हम फ्री बेनिफिट प्रोवाइड कर दें, सिर्फ इनको पैसा दें, और इनसे कोई काम ना मिल रहा हो हमको, तो स्टेट तो इतने से इकोनॉमिक लॉस में आ जाएगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है बाकी सारे बैठ जाए काम छोड़ के, छोड़ो, और ये जो इतना पैसा स्टेट इन लोग को दे रही है इससे वर्क तो मिल नहीं रहा है। अब ये समझो कि मशीन है, मशीन में आपने जो है सिर्फ पैसा लगाते जा रहे हो, इस मशीन के अंदर सिर्फ इनपुट डालते जा रहे हो, इस मशीन से कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो एक टाइम पे आके तो आपका बहुत बुरी तरह से लॉस हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है। और तीसरी ये है कि अगर सोसाइटी भाई स्कीम सोशल कॉर्पोरेशन की चला रही है तो स्कीम जो हो अनकंडीशनल हो, है ना। लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा एक बात है कि यूबीआई जो है वो नॉन वेज वर्क रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे रही है, और ये चीज मतलब वर्क तो चलना चाहिए, वर्क तो होना चाहिए, तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा होगा सोसाइटी में। तो अभी अगर हम देखें तो औरतें वगैरह जो हैं होम वर्किंग कंट्रीब्यूशन जो औरतें के हैं वो काफी ज्यादा अनएक्नॉलेज माने जाते हैं। जैसे कि जो इतना घर को चलाती हैं औरतें, है ना, घर का खाना बना रही हैं, सब कुछ काम कर रही हैं, तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयड। इतना काम कौन करेगा, एक काम वाली रख लो घर में, देखो फिर 10,000 रुपए से कम नहीं मांगेगी आपको। समझ लो आप, तो काफी इंपॉर्टेंट है यूबीआई के लिए, दैट यूबीआई इज नॉट फ्रेम्ड एज अ ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रिच टू पुअर। ऐसा नहीं बनानी चाहिए, यूबीआई को ऐसा ना बनाए कि ऐसा कोई ट्रांसफर पेमेंट हो कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसा दे रहा है ना। इसका बेसिस डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा इसका आइडिया कंफर्म होना चाहिए कि मिनिमम इनकम दी जाए, और सिर्फ इसलिए कि ये सिटीजन हो आप यहाँ के, इसलिए आपको इनकम दी जा रही, बस। ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं, जो राइट है ये हमारा इसका, ये इस तरीके से हो कि हर एक इनकम जो है वो बेसिक जो है ये इनकम पाए, हर एक इंसान जो है, हर एक नागरिक जो है वो बेसिक इनकम पाए। तो इसको लेके कई सारी बातें चलती रहती हैं, है ना। और एक बार देख लो ना भाई, अगर एक बार ये शुरू हो गई तो उसके बाद इसको हटाना तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी आने वाली सरकार के लिए। तो बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा काबिल बनने के चक्कर में ये हो सकता है कि बवाल हो जाएगा बहुत बड़ा। खैर, चीजों को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे यहाँ पे कुछ यूबीआई की हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ यूबीआई। तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ क्लियरली देखते हैं। अगर हम फेवर और अगेंस्ट देखें यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, तो फेवर में सबसे पहले यहाँ पे ऐसे समझो, फेवर में फिर अगेंस्ट, ऐसे बात करेंगे। तो पॉवर्टी की बात करें, सबसे पहले फेवर देखें अगर, तो पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इससे क्या होगा, गरीबी कम होगी, लोग जो इतना परेशान है वो कम होंगे। और अगेंस्ट अगर हम देखें तो स्पेंडिंग ज्यादा, हाउस होल्ड वगैरह स्पेशली जो आदमी लोग हैं, है ना, वो ऐसा कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम अपनी औरत की भी छीन के, जो यूबीआई ट्रांसफर को दिया जा रहा है उसकी भी छीन के खर्चा कर दें, दारू सिगरेट पी के दिन भर पड़े रहें। दूसरा पॉइंट ये है फेवर में कि चॉइस, यूबीआई से अब क्या होगा कि अब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो लोगों की चॉइस बढ़ेगी, अब वो अपनी मर्जी से कुछ और भी सामान एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन अगर अगेंस्ट बात करें तो मॉरल हजार्ड, मतलब यहाँ पे लेबर सप्लाई कम हो जाएगी, जब पैसे बैठे बैठे मिल रहे हैं तो काहे के लिए कोई काम करना पसंद करेगा। फिर तीसरी बात अगर हम फेवर में करें तो बेटर टारगेटिंग ऑफ पुअर, जितने भी गरीब लोग हैं अच्छे तरीके से आप मुसीबतें मतलब एरर्स हटा के, गलतियां हटा के यहाँ पे गरीब लोगों के साथ कर सकते हो। ज्यादातर गरीब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और सिर्फ 60% तक ऐसा मान रहे चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ अगेंस्ट में देखें तो जेंडर डिस्पैरिटी इंड्यूस्ड बाय कैश, देखो
जेंडर नॉर्म्स हो सकते हैं, है ना। यूबीआई को लेके घर के अंदर क्या हो सकता है कि आदमी जाए, आदमी पैसा निकाल लाए और यहाँ पे खर्चा ना करने दे औरत को अपने हिसाब से, वो अपने ऊपर ना खर्चा कर पाए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद चौथी बात फेवर में ये है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट शॉक्स, मतलब ये इनकम जो है ये प्रोवाइड कर सकती है सेफ्टी नेट, हेल्थ इनकम या दूसरे शॉक्स, जो झटका अचानक से आता है, किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो ये जो पैसे हैं इससे इंसान अपना इलाज करा सकता है, ऐसी मुसीबतों से बच सकता है। लेकिन अगर हम अगेंस्ट में बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन, देखिए जो अभी का स्टेटस है इतना फाइनेंशियली एक्सेस का, है ना, गरीबों के बीच में, तो यूबीआई बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही है हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। इतने लोग तो चुरा चुरा के पैसा भागे जा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी खुद इतना जूझ रही है चीजों से, अचानक से कैसे उठा के यूबीआई की स्कीम लेके आ जाओ, इतना पैसा कहाँ है। उसके बाद फेवर की बात करें, फिर पांचवी बात करें अगर फेवर के अंदर, तो भाई इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, इससे बैंक अकाउंट काफी इंकरेज होंगे, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा इससे, समझ रहे हैं, इंप्रूवमेंट होगा, क्रेडिट वगैरह दे सकते हैं, तो बैंकों की इनकम बढ़ेगी, तो बैंकों की इनकम बढ़ेगी तो भाई बैंक और ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन अगर हम अगेंस्ट बात करें तो फाइनल कॉस्ट गिवन पॉलिटिकल अटोमी ऑफ एग्जिस्ट, मतलब एक बार इंट्रोड्यूस हो गई तो ये बात, ये मैंने बताया था ना, काफी मुश्किल हो जाएगी यूबीआई, आप किसी भी सूरत में आप इसको वापस नहीं ले सकते हो अगर फेल हो गई ये तो, क्योंकि लोग फिर कहेंगे भैया देखो हमको तो चाहिए जिंदा या मुर्दा, पैसा लाओ। उसके बाद फिर छठी बात अगर हम फेवर में करें इसके, तो ये कहती है कि भाई ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, दिमागी रूप से प्रेशर कम होगा, डेली बेसिस के रोजमर्रा के खर्चे इंसान पूरे कर सकेगा, तो कुछ सोच सकेगा आगे आने वाली जिंदगी के लिए क्या करना चाहता है। और अगेंस्ट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूनिवर्सैलिटी आइडियाज फॉर सेल्फ इंक्लूजन, मतलब ये हो सकता है ऑपोजिशन, ये कह सकते हैं कि हम ट्रांसफर करेंगे टू रिच इंडिविजुअल एस, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि भाई इक्विटी या वेलफेयर ऑफ द लोगों को हटा के हम अमीर अमीर लोगों को पैसे ट्रांसफर कर दें, है ना, या हम आपको ज्यादा पैसा देने लग जाएंगे, सब सारी बातें शुरू हो सकती हैं। उसके बाद फेवर में लास्ट पॉइंट देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब एक यूबीआई ये यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट स्कीम के तौर पे चलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो स्टेट के ऊपर है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, है ना, कि मतलब इतनी सारी फालतू स्कीमें जो इधर उधर चल रही हैं, जो उनको लगता है कि फालतू है, सब फालतू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी लगती हैं एक्स्ट्रा स्कीम्स हैं, तो वो खत्म करके उस बर्डन को यहाँ पे ट्रांसफर कराया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगेंस्ट में आखिरी में बात करें तो एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क, मतलब कैश वर्सेस फूड, देखिए फूड सब्सिडी के विपरीत यहाँ पे मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, क्लास ट्रांसफर परचेजिंग पावर को हिला सकता है, जैसे कि खाना दे दिया तुमने, चावल दे दिया तुमने, ठीक है, दाल दे दी तुमने, तो भैया आदमी खा रहा है उसको, अब मान लो 500 रुपए दे दिए, अब आज दाल के रेट 100 रुपए किलो है, कल दाल के रेट 150 रुपए किलो हो जाएंगे, तो फिर ये अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगा इंसान। तो भाई ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी कुछ फेवर भी हैं यूबीआई के क्रेडिट, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्लीज अपना प्यारा कमेंट जरूर दें। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम विद द नेम ऑफ सिर्फ आई एस एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो देयर आल्सो, अदर लाइक सिर्फ आई एस, ट्विटर, Instagram and Telegram, all the links are in description box, you can follow me any of them. Thank you so much for discussion and for supporting me. Have a wonderful day ahead, take care.